हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईआईटी जैम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जैम में आया हुआ है। तो देखो, सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आईआईटी जैम 2019 में, यानी कि पिछले 2020 में आया था। 2020 में पिछले साल आया था। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। तो पूछ रहा है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो हमें कंडीशन चेक करनी है कि किस कंडीशन में ये है हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। अगर ये 2 कंडीशन हो रही है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि एटलीस्ट हमें सॉल्यूशन मिल पा रहा है, तब हमारा सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो उसके लिए 2 केस बनाए थे हमने। क्या पहला केस क्या था, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और ये क्या होनी चाहिए, कॉलम ऑफ ए के इक्वल, यानी कि एन। और दूसरा केस क्या बनाया था, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये लेस देन भी चलेगा। यानी कि ये दोनों केस में हमारा क्या रहता है, कंसिस्टेंट बोलते हैं हम। क्या हमारी जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। तो मोस्टली हमें चेक करना है कि हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और हमारी मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशंस है, ये रही। तो इन तीनों इक्वेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो पहले इक्वेशंस के कोफिशिएंट को लिख दो 1 1 5, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और अगली इक्वेशन क्या है, 1 2 m, और आगे क्या है 5, और फिर क्या लिखोगे 1 2 4, और आगे क्या है हमारा k, और यहाँ पे टेस्ट 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 a इज इक्वल टू ए बार, ये क्या है हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ऑफ हमारे सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इतनी मैट्रिक्स है, ये वाली 3 क्रॉस 3 की, ये हमारी क्या है, ए है, मैट्रिक्स ए है, और ये पूरी क्या है हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करो, ऐसी प्रॉब्लम आए, तो आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को डायरेक्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को लिख लो, और इसमें रो ऑपरेशन लगाना है, और इस वेक्टर को यानी कि 1 को और 1 को 0 के इक्वल लाना है। ठीक है ना। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसमें R2 में चेंज करेंगे। कैसा चेंज कि R2 में से R1 घटा देंगे, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, 1 में से 1 जाएगा 0 बन जाएगा। अब R3 में भी चेंज करेंगे हम। R3 में कैसा चेंज करेंगे, R3 माइनस R1, इसमें से ये वाला घटाएंगे, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखो, नई मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, पहले रो को हमने नहीं बदला, दूसरे में क्या किया 0, 2 में से 1 गया 1, m में से 5 गया m माइनस 5, और 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 5 गया -1, और k में से 3 गया k -3। ठीक है, अब फिर इसको 0 बनाना है हमें। हम रो इक्लोन फॉर्म के हिसाब से चलेंगे, पहले इनको 0, फिर इसको 1 या फिर ये नॉन 0, और फिर इसको नीचे वाले को 0, ऐसे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, R3 में क्या चेंज किया हमने, R3 माइनस R2, यानी कि इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, और 0 में से 0 गया 0 ही रहेगा। ये यहाँ पे ऐसे लोअर ट्रायंगल जो होता है, यहाँ पे 0 बनाना होता है हमें। तो अब की बार हमारा ए बार क्या बन गया, 1 1 5 3, 0 1 m माइनस 5 2, 0 0, इसमें से ये गया, यानी कि -2
1 में से -m और +5 यानी कि 4 - m आ गया, और इसमें से ये गया तो m - 5 k - 5 आ गया, k - 5। ठीक है, अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। ठीक है, कंसिस्टेंसी की, तो हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंस होगा यदि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए इक्वल हो, यानी कि इस पूरी मैट्रिक्स की रैंक और ये इतनी रैंक की दोनों की रैंक बराबर हो तो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। तो देखो अब देखो हम केस को एनालिसिस करते हैं। पहला केस हमें क्या दे रखा है, m नॉट इक्वल टू 4। यदि हमारा m जो है 4 के इक्वल ना हो, m नॉट इक्वल टू 4, तो ये नंबर क्या रहेगा, नॉन जीरो। अगर ये नंबर नॉन जीरो रहेगा तो हमारी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ए बार, इसकी पहली रो नॉन जीरो, दूसरी रो नॉन जीरो एंड तीसरी रो भी नॉन जीरो रहेगी, क्योंकि m है वो 4 के इक्वल नहीं है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए ये वाली, इसकी भी क्या आएगी, नॉन जीरो नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, यानी कि रैंक ऑफ ए। तो इस केस में हमारा जो है सेटिस्फाई हो रहा है, चाहे के की वैल्यू जीरो हो या नहीं, सॉरी इस नंबर की वैल्यू जीरो हो या ना हो, यानी कि के की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता यदि हमारा m है वो 4 के इक्वल नहीं है। तो पहला केस हमारा ट्रू हो रहा है। दूसरा अब देखो बी ऑप्शन के बारे में एनालिसिस करते हैं। बी में क्या दे रखा है, के नॉट इक्वल टू 5। यदि हमारा के है जो 5 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो अब इसकी बात करें, ये नॉन जीरो है तो हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई, 3 आ गई, क्योंकि थर्ड रो क्या है, नॉन जीरो है, सेकंड भी नॉन जीरो है, पहली भी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गई, 3 आ गई। अब बात करते हैं रैंक ऑफ ए की। अगर m की वैल्यू 4 हो, अब देखो यहाँ पे k के बारे में बोल दिया कि 5 नहीं है, तो m के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो m की वैल्यू तो 4 हो सकती है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है m के ऊपर। तो जब m की वैल्यू 4 होगी तो हमारी रैंक ऑफ a क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये लेकिन जीरो। तो केस क्या बन रहा है, हमारे रैंक ऑफ ए की वैल्यू है वो 2 हो सकती है, कब m इज इक्वल टू 4 हो तब। तो इस केस में क्या आ रहा है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो ये तो नॉट इक्वल है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी हमारी होल्ड नहीं हो रही। जस्ट आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। सी पॉइंट की बात करेंगे हम। सी पॉइंट में क्या दे रखा है, m इज इक्वल टू 4 दे दिया। अगर m इज इक्वल टू 4 है, m इज इक्वल टू 4 है, m इज इक्वल टू 4 है, तो ये नंबर 0 हो गया डायरेक्ट, ठीक है, ये नंबर 0 हो गया। अब k के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर k नॉट इक्वल टू 5 हो, क्या, अगर इफ k नॉट इक्वल टू 5 हो, अगर यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 5 हो, ये 0 हो गया, तो यानी कि पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो और तीसरी भी नॉन जीरो, अगर k नॉट इक्वल टू 5 हो तो ये मैंने माना, ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया, रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, और ये क्या है, 0 है ही, ये क्या है, 0 है, यानी कि ए की देखें हम रैंक, तो नॉन जीरो नॉन जीरो 0, यानी कि 2 आ गई, 2 नॉन जीरो है, तो इस यही केस बन गया ना, रैंक ऑफ ए, क्योंकि ये तो 2 है। तो इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है। अब डी की बात करें, डी में क्या है, k इज इक्वल टू 5 दे दिया, k इज इक्वल टू 5 दे दिया, k इज इक्वल टू 5 दे के इसको बना दिया 0, इसने बात खत्म, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, क्या,
m की। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, इफ़ m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4। ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो है बस, ठीक है। अब पहले बात करें m इज इक्वल टू 4 हो, m इज इक्वल टू 4 हो तो ये नंबर बन गया जीरो और ये ऑलरेडी जीरो है, यानी कि पूरी रोज क्या होगी, जीरो होगी। तो a बार की बात करें तो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये पूरी जीरो। इस केस में हमारी रैंक क्या आ गई, 2 आ गई, किसकी, a बार की। और a की रैंक क्या है, इसकी देखें तो ये क्या है, जीरो लिया ना हमने, ये देखो m इज इक्वल टू 4, पहले केस की बात कर रहे हैं तो ये जीरो है, तो यानी कि नॉन जीरो ये जीरो, यानी कि 2 आ गई। ये किसकी इक्वल आ रही है, रैंक ऑफ a की। तो यानी कि जब m इज इक्वल टू 4 होगा तो इस केस में तो ये हमारी होल्ड हो रही है। अब दूसरी m इज इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू 4, दूसरी केस क्या है, m नॉट इक्वल टू 4। अगर ये 4 के इक्वल नहीं है तो ये क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो। तो देखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, नॉन जीरो रो नॉन जीरो रो नॉन जीरो रो, क्योंकि ये नॉन जीरो है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई, 3। और हमारी जो मैट्रिक्स ए है, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, तो ये भी क्या आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है। इस केस में भी दो केस बन रहे हैं, इस केस में भी हमारी क्या आ रही है, कंसिस्टेंसी होल्ड हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। तो ये मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन था बी सेक्शन का, ठीक है, बी सेक्शन का, जिसमें मल्टी सिलेक्टिव आंसर निकालने होते हैं, एक से ज़्यादा सही। तो यहाँ पे दो ऑप्शन इसके सही मिल रहे हैं, तो आपका ये जस्ट 2-3 स्टेप में आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ये तभी कर पाओगे जब आप इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो जैम 2018 में आया था। हमें क्या बोल रहा है, सपोज अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू आर, यानी कि अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है। फिर क्या बोल रहा है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा, दूसरी x प्लस बीटा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू गामा, और तीसरी x प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू बीटा। इफ दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखो क्या है, दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन। तो देखो सॉल्यूशन मिलने की दो कंडीशन होती है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, दो पॉसिबिलिटी बनती है सॉल्यूशन की। तो इसने एक के लिए पूछा हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक भी हो सकता है, यूनिक मिले तो भी काम चल जाएगा, और इनफाइनाइट मिले तो भी काम चल जाएगा। नो सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। और इन दोनों को केस के लिए हमारे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, रैंक ऑफ ए बार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अभी हमने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे देता है हर बार। पिछले बार कंसिस्टेंट के लिए बोला था, अब की बार बोल दिया इसके लिए एक हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन तो होना ही होना चाहिए। तो ठीक है, यूनिक होगा और इनफाइनाइट होगा। तो देखो अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो हम पहले ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले में क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट को रख लेंगे 1 1 1 और अल्फा, और आगे के लिए 1 बीटा और 1 और गामा, और थर्ड के लिए 1 1 अल्फा और बीटा। ठीक है, ये हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करेंगे, हम इसको 0 बनाएंगे और थर्ड वाले इसको 0 बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, R2 में चेंज करना है। कैसा चेंज, R2 में से R1 घटाना है, और R3 में चेंज करना है। कैसा चेंज, R3 में से R1 घटाना है। ठीक है, तो देखो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, नई। पहले में कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज। दूसरे में क्या किया, चेंज, 1 में से 1 गया, और बीटा में से 1 गया, बीटा -1, और 1 में से 1 गया 0,
और गामा में से अल्फा गया, और यहाँ पे 1 - 1 0, 1 - 1 0, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये वाली रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये बात होनी चाहिए। तो देखो पहला केस, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, कंसिस्टेंसी होल्ड होनी चाहिए। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, ए की बात करें तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारी ए के लिए क्या हो जाएगा, रैंक 2 हो जाएगी। तो यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए भी रैंक 2 होनी चाहिए। 2 कब होगी, ये 0 होगा, ये इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। कब, तब क्या होगा, देन बीटा भी क्या होगा, अल्फा के इक्वल, और अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1, यानी कि देन बीटा इज इक्वल टू 1 अपने आप आ गया। ठीक है, यहां से क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, गामा के बारे में। अगर बीटा इज इक्वल टू 1 है तो दूसरी रो भी क्या होगी, 0 होगी। ए के लिए दूसरी रो भी 0 होगी, तीसरी रो भी 0 होगी। अगर ये दोनों रो 0 हो रही हैं तो इसका मतलब इन दोनों को भी 0 होना पड़ेगा, तभी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 1 आएगी, क्योंकि रैंक ए क्या आ गई, हमारी 1 थी। तो ये इसको 0 होना पड़ेगा, इट इंप्लाइज गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी कि गामा को अल्फा के इक्वल होना पड़ेगा, जो क्या है 1 है, एंड गामा इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया तो बीटा को भी 1 होना पड़ेगा और गामा को भी 1 होना पड़ेगा, और पहला केस हमारा ट्रू हो जाएगा। अब बात करेंगे बी की। बी में बीटा को 1 रख दिया, अगर बीटा को 1 रख दिया तो दूसरी रो ए के लिए 0 होगी, ए के लिए दूसरी रो क्या आ गई, 0। इफ बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो दूसरी रो 0 आ गई, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो यानी कि ये वाला वेक्टर भी क्या होना चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट है वो भी 0 होना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक हमें 2 चाहिए, ये वाला नॉन 0 और ये वाला नॉन 0। तो ये वाला नॉन, यानी कि ये वाला 0 होना चाहिए, तो यानी कि गामा माइनस अल्फा को 0 होना पड़ेगा, यानी कि गामा इज इक्वल टू अल्फा होना पड़ेगा। गामा इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है हमें, देन गामा इज इक्वल टू अल्फा, तो हमारा काम बन जाएगा, बन गया। अब थर्ड सी की बात करेंगे। ये मल्टी सिलेक्टिव है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, मल्टी सिलेक्टिव है, एक से ज़्यादा टिक कर सकते हैं, इसमें करना है, कर सकते नहीं, करना है। तो देखो ये वाला क्या है, इफ बीटा नॉट इक्वल टू 1, अगर बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, ये बोल रहा है। इफ बीटा नॉट इक्वल टू 1, अगर बीटा नॉट इक्वल टू 1 है तो ये वाला वेक्टर क्या आ गया, नॉन, ये वाला वेक्टर क्या आ गया, नॉन 0 आ गया, और इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है, और इसने बोल दिया देन अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। तो क्या अल्फा इज इक्वल टू 1 पे कंसिस्टेंट रहेगा, देखो ये नॉन 0, ये नॉन 0, बीटा नॉट इक्वल टू 1 है, ये नॉन 0 हो गया, और इसके बारे में बोल दिया इसने 0 है, यानी कि ये 0 और बीटा नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये भी नॉन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, तो इनकंसिस्टेंट आ गया, यानी कि हमारी मैट्रिक्स किस टाइप की बन गई, देखो 1 1, अल्फा की वैल्यू क्या बोल दी इसने 1, और बीटा क्या है हमारा नॉन 0 है, 0, ये कोई नॉन 0 नंबर आएगा, मान लो कुछ भी ले लो, 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है, मैं एक बार 2 ले रहा हूँ, नॉन 0 नंबर है, सॉरी ये 1, और ये अल्फा की वैल्यू भी 1, और ये 0 है ये अपना, और यहाँ पे क्या आएगी गामा माइनस 1, और यहाँ से क्या आएगा 0 0, और ये 1 0, और ये क्या आएगा बीटा नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ से हमने क्या लिया था, बीटा को 3 लिया था मान लो, तो ये 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है 2। ये मैट्रिक्स अपने पास आ चुकी है, कब, बीटा नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 पे। तो अब देखो हमारी मैट्रिक्स ए जो है ये वाली, इसकी रैंक तो है 2, और हमारी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है पूरी, इसकी रैंक क्या है, तीनों रो नॉन 0 है ना, इसकी रैंक आ रही है 3, तो ये हमारी क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो हमारी कंसिस्टेंसी वाली प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं हो रही इस केस में, थर्ड केस में,
ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। फोर्थ बात करते हैं, डी की बात करते हैं। गामा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू इसने बोल दी 1, गामा की वैल्यू 1 बोल दी, और देन अल्फा की वैल्यू 1 होगी क्या, देन अल्फा की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम दोनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारी जो कंसिस्टेंसी होल्ड हो रही है नहीं हो रही। तो पहले हम क्या कर दी 1 1 1 और गामा की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 बोल दी 1, और 0 बीटा माइनस 1 0 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और यहाँ से क्या आ गया 0 0 0 और बीटा माइनस 1। तो देखो इस केस में देखो, अगर हमारा बीटा इक्वल टू 1 है, इफ बीटा इक्वल टू 1, तब तो क्या होगी, दोनों रो 0 हो जाएंगी। तो हमारी रैंक ए की रैंक भी 1 आ रही है और हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 1 आ रही है। कब, जब बीटा की वैल्यू 1 है। इनमें अगर बीटा की वैल्यू भी 1 दे दी तब तो हमारा कंसिस्टेंस है। अब बीटा पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, अगर बीटा को नॉन जीरो ले लिया जाए, बीटा को नॉन जीरो ले लिया जाए, तो ये वाली नॉन जीरो रो, ये वाली नॉन जीरो रो, ये वाली नॉन जीरो रो, किसके लिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 3 होगी। और ए की रैंक देखें तो क्या आएगी, ये 1 और 1 2, तो रैंक ऑफ ए आ गई 2 और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गई 3, जो क्या इक्वल नहीं आ रही। कब, बीटा नॉट इक्वल टू 1 पे, तो हमारा कंसिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इस केस में एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है जिसमें कंसिस्टेंसी होल्ड नहीं हो रही। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ए एंड बी जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो इस केस में हमारे 2 ऑप्शन टिक हो गए। तो ये था हमारा 2018 का क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। इसके ऊपर जब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो ये थॉट अपने आप आ जाएगा, क्या हमें करना है, क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना, क्या केस बनाना है। ठीक है, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई भी केस अगर आपने छोड़ दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।